देख सकते हो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने चैप्टर 4 क्लास 7 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले मैंने बाकी 4 पार्ट्स में बहुत कुछ डिस्कशन किया है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखी जैसे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, ओके, कंडक्टेंस यानी कि वो कैसे कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ओके। फिर हमने कुछ रिएक्शंस भी देखे जहाँ पे रस्टिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जब एयर और वाटर आयरन के साथ रिएक्ट करे तो क्या होता है, और कुछ अदर मेटल्स जब एयर एंड वाटर से रिएक्ट करे तो क्या होता है, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ओके। अब मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आज एक न्यू टॉपिक दैट इज सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर। मतलब ये हुआ कि लास्ट के वीडियोस में हमने ये डिस्कशन किया था कि मेटल्स जब एयर एंड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम ऐसे देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी है जो मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो एयर और वाटर के साथ थोड़ी अलग ही रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वे मेटल्स होंगे? नो, दे विल नॉट बी मेटल्स। वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन बताऊंगी एयर एंड वाटर के साथ, ओके। So let's start with this activity. Activity 4.7. The teacher may demonstrate this activity, ठीक है, और आपको फिर से सावधान कर दिया जा रहा है कि this activity must be performed in a fume hood और well ventilated area, ठीक है, मतलब जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छी हो, ठीक है, विंडोज होनी चाहिए आपके लेबोरेटरी में या आपके रूम में, ठीक है, ऊपर वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैस विच कैन बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं सल्फर के साथ, तो जब वो बर्न होता है, ठीक है, सल्फर व्हेन वी आर बर्निंग इट, तो वो कुछ गैसेस रिलीज करेगा और ये हार्मफुल गैसेस हो सकते हैं। सो बी अवेयर, ठीक है, सावधान किया जा रहा है आपको, टीचर के प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी करो। नेक्स्ट, अब चलो स्टार्ट करती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्रेगेटेड स्पून, ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हो ये एक स्पून है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, ठीक है। अब इस स्पून, ये क्या होता है, एक लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून है विच इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स टू सेफली हीट एंड बर्न द सब्सटेंसेस, ठीक है। If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire round it and give a shape as shown in figure 4.7, ठीक है। तो ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर जैसी है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को होल्ड करने के लिए, और इसके एक एंड में एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है, मेटालिक रॉड लगा हुआ है, और कहो कि हैंडल लगी हुई है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कोई बॉटल कैप ले सकते हो और कैप के अराउंड वायर को ऐसे लपेट कर एक डिफ्लोरेटिंग स्पून बना सकते हो, ओके। चलो, heat it on a flame and as soon as the sulfur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar or gas tumbler। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हीट करनी है, और जैसे मतलब इसमें सल्फर डालना है इस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में, और जैसे ही ये हीट रिलीज करने लगेगा तो हमें स्पून को एक गैस जार में डाल देना, ठीक है, या किसी ग्लास टम्बलर में डाल देना है। Cover the gas jar or the glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape। अब फिर क्या करनी है, हमें इससे इसकी लिड लगा देनी है, इसके ढक्कन को लगा देना है ताकि गैस जो है वो बाहर रिलीज ना हो। Remove the lid after 3 to 4 minutes and take out the deflagrating spoon। उसके बाद क्या करना है, इस लिड को कुछ टाइम के बाद 4 to 5 या 3 to 4 मिनट्स के बाद इसे हटाओ, और ये जो स्पून हमने डाल रखा था डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, इसे रिमूव कर दो। Add a small quantity of water into the jar. Quickly place the lid back and shake it so that the gas dissolves। उसके बाद क्या करनी है, हमें इस स्पून को हटाने के बाद उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, वेरी फ्यू, नॉट टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाटर डालनी है, फिर से लिड को तुरंत लगाना है और इसे शेक करना है प्रॉपरली, ओके, ताकि जो गैस है ना वो वाटर में डिजोल्व हो जाए, ठीक है, ताकि वो जब हम लोग वापस लिड खोलें तो वो ऊपर उड़े नहीं, ठीक है। Again, recall the chapter exploring substances, acidic, bases and neutral।
Using an acid-base indicator, check whether the solution obtained after addition of water to the gas jar is acidic or base or neutral. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे नेचर के बारे में जानना है कि ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है, कौन सी सॉल्यूशन है, जो गैस में हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रही है, क्या ये एसिडिक होगा, क्या ये बेसिक होगा, या तो फिर ये न्यूट्रल होगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे हम पता लगाते हैं, वेरी गुड, वी आर यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर हमें यूज करनी है, तो कुछ भी यूज करो, लिटमस यूज करो, रेड रोज एक्सट्रैक्ट यूज करो, या टर्मरिक यूज करो, ओके। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, तो सबसे बेटर होता है लिटमस यूज करना, इसलिए लिटमस बेटर है क्योंकि उसमें श्योर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्मरिक में अगर कोई एसिडिक है वो तो येलो का येलो ही रह जाएगा, सिमिलरली रेड रोज एक्सट्रैक्ट में कोई एसिडिक सब्सटेंस है तो वो रेड ही रह जाएगा, तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज टोल्ड टू यू टू यूज लिटमस इफ इट इज अवेलेबल। चलो, यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर आप देख सकते हो ये रेड में चेंज हो गया, और जो रेड लिटमस पेपर है ये तो रेड का रेड ही रह गया, इसका मतलब जो सब्सटेंस यहाँ पे ऑब्टेन हुई है आफ्टर रिएक्शन इज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, एक तो आपको ये याद रखना है कि एसिडिक है, दूसरी बात ये बताई गई है ऑन बर्निंग सल्फर, जो सल्फर हमने बर्न किया वो डिफ्लेटेटिंग स्पून में रखकर इन एयर दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, मतलब इसके अंदर जो गैस भरा है वो कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अच्छे से आपको ये सारी नेम्स विद स्पेलिंग्स याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, ऑन डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड, अब देखो हमने क्या किया था, इस गैस में वाटर डाला, तो वाटर डालने के बाद जो हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रही है वो कोई ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है, वो है सल्फ्यूरस एसिड, मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड आपने सुना होगा, उसका छोटा भाई है ये सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे एज मेटल्स डू, अब देखो ये जो एसिड हमें मिला है, मतलब जो सॉल्यूशन हमें मिली है गैस को वाटर में डालने के बाद, तो वो किस टाइप की सॉल्यूशन है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन मेटल्स के ऑक्साइड्स, मतलब ये जो सल्फर ऑक्साइड है, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जो सल्फर ऑक्साइड्स है वो क्या है, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, ओके। और ऊपर जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो बेसिक ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, सॉरी, जो मेटालिक ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमें मिलेंगे वो ऑलवेज एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे, एक सवाल पूछी जा रही है कि डज सल्फर बिहेव इन वाटर इन द सेम वे एज मेटल्स डू, तो नो, नॉट एट ऑल, सल्फर सेम तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो हम देख सकते हैं ये एसिडिक शो कर रहा है, ओके। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, फिर से एक एक्टिविटी आ गई, टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हमें क्या करनी है, एक टम्बलर में, एक कंटेनर में हमें थोड़ी अमाउंट ऑफ सल्फर लेनी है और इसमें फिर पानी डाल देना है, वाटर डालना है, ओके। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर, अभी हमने आयरन के लिए देखा था, आयरन को अगर पानी में डालो रस्टिंग हो जाएगी, सोडियम को पानी में डालो तो काफी अमाउंट ऑफ हीट निकल सकता है, विगरस रिएक्शन है, डेंजरस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। कॉपर में अगर पानी डालकर रखो तो उसमें बहुत टाइम के बाद थोड़ी रिएक्शन हो सकती है, सिल्वर को अगर पानी में डालकर रखो तो वो धीरे 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 ब्लैक में टार्निश होने लगता है, ओके। सो दैट मीन्स मेटल्स जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, या मैग्नीशियम को ले लो, उसे भी पानी में डालोगे तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या सल्फर जो है, सल्फर क्या है, ये है नॉन मेटल, ठीक है। तो क्या नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो इट्स नो, ठीक है। substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals, क्यों ये differently behave कर रहे हैं, because ये क्या है, ये non metals है, okay। phosphorus is stored in water as it catches fire when exposed to atmospheric air, अब देखो ये phosphorus तो अलग ही है, अगर phosphorus को हम लोग ऐसे खुले में रखेंगे तो वो तुरंत उसमें आग लग जाएगी, उसकी इग्निशन टेम्परेचर जो होती है काफी लो होती है, पढ़ोगे आप क्लास 8 में व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, तो फॉस्फोरस की इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होती है जिसकी वजह से इसमें ऐसे बस रखने पर ही आग लग जाएगी, तो इसलिए फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में स्टोर कर रखा जाता है, एक कंटेनर में पानी ले लो और उसके बाद फॉस्फोरस को स्टोर कर रखो, ओके। फिर
ये जो नॉन मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टी बताई जा रही है, दीज सब्सटेंसेस आर यूजुअली सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं और शाइनी होती है, मतलब वो लश्रस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, ये सॉफ्ट है, डल है। ओके, दे आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड दे आर नॉट सोनरस ऑल्सो। ठीक है, मतलब हमने मेटल्स में देखा था कि वो मेलेबल होते हैं, उन्हें पीटने पर, उन्हें बीट करने पर वो शीट्स में बदल सकते हैं, डक्टाइल है, उन्हें बीट करने पर, हैमर करने पर वो वायर में चेंज हो सकते हैं। सोनोरस है, अगर हम उसे स्ट्राइक करें तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। बट नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये मेलेबल भी नहीं है, ये डक्टाइल भी नहीं है, और ये सोनोरस भी नहीं है। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर से एक प्रॉपर्टी आ गई कि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वही हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था, वेरी गुड, मेटल्स में हमने पढ़ा था कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जिस चीज के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कशन की, ये सब किसकी है, ये नॉन मेटल्स की है। नॉन मेटल्स मीन्स देखो नाम के आगे ही नॉन लग रहा है, मतलब ये मेटल से ऑपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, और इसकी ऑक्साइड्स जो होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को देख लो, या तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। ओके, चलो अब कुछ और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स देखो क्या क्या है। Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. They must not be confused with materials like plastic, glass, wood, rubber, and paper. These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements. अब देखो, जैसे जब हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स क्या है, मेटल्स एंड कंडक्टर्स, ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और जब इंसुलेटर्स की बात आती है तो इंसुलेटर्स में हमने क्या देखा, इंसुलेटर्स में ये सारी एग्जांपल्स हो जाएगी, इंसुलेटर्स की ये सारी एग्जांपल हो जाएगी, रबर है, पेपर है, वुड है, ग्लास है, क्लोथ है। ठीक है, और फिर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये सारी सब्सटेंसेस जो है ये नॉन मेटल्स हैं। ये इंसुलेटर्स भले ही है बट ये नॉन मेटल्स नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात, ये एलिमेंट है ही नहीं, ये कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, बट दे आर नॉट एलिमेंट्स। और जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है ये भी हायर क्लास में पढ़ोगे, थोड़ी बहुत मैं बता दूं। एलिमेंट्स जो होती है वो सबसे सिंपलर सब्सटेंस होती है। चलो यहाँ पे गिवन भी है, मैं बताती हूँ इसके बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर कह सकते हो आप उसको। ठीक है, और एलिमेंट्स चार तरह के होते हैं। एक हमने देख लिया मेटल्स है, दूसरा हमने देखा नॉन मेटल्स है। ओके, तीसरा जो होगा हमारा दैट इज मेटेलॉइड, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मेटेलॉइड क्या है, मेटेलॉइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल दोनों से मिलता हो। ओके, और लास्ट हो गए रेयर गैसेस। रेयर गैसेस जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या नोबल गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, इन दोनों के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा। ओके, सो यही फिर से मैं इस लाइन को रीड करती हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो सब कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अभी मैंने ये कहा भी था कि एलिमेंट मैटर की सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी पार्ट होती है। ठीक है, तो इसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये मतलब तोड़ोगे तो वापस से एलिमेंट ही हमें मिलेगी। ओके, सेम एलिमेंट मिलेगी। नेक्स्ट, टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो टोटल 100 एलिमेंट्स फाउंड है इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, अर्थ एंड इंक्लूडिंग अदर पार्ट्स, दैट इज पूरे यूनिवर्स में। दीज एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है, वापस से मैंने ये लाइन रिपीट करती हूँ कि मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कहो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो क्या है, वो एलिमेंट्स ही है। सम आर नेचुरली अकरिंग while others are artificially made in the laboratory। ठीक है, तो ये जो 118 है ना, 118 में से 92 जो है वो नेचुरल है। ठीक है, और बाकी जितने बच गए 26, ये सब के सब क्या है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। ओके, एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब जो आर्टिफिशियल है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। फिर नेक्स्ट है यू विल स्टडी मोर अबाउट द एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ोगे। चलो अब आगे बढ़ती हूँ मैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अब मेटल्स की अगर मैं यूजेस पूछूं तो मेटल्स की तो काफी ज्यादा यूजेस है, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जो है वो कंडक्टर्स है, मतलब वायर्स बनाने में, बर्तन कंटेनर्स बनाने में, ज्वेलरीज बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रॉन्ग होता है, देयरफॉर हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आयरन के ग्रिल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, रेलिंग्स बनते हैं। तो मेटल्स की तो काफी ज्यादा यूजेस। लेकिन क्या नॉन मेटल्स हमारे एवरीडे लाइफ में एसेंशियल है? तो चलो बताती हूँ इसके बारे में क्या गिवन है। You often observe many metals in your day-to-day life because of their distinct properties। ठीक है, metals के बारे में लिखा हुआ है कि metals को तो हम लोग आसपास एवरीडे देखते हैं, जैसे उनका जो लस्ट्रस नेचर है, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी है, हाई स्ट्रेंथ की वजह से हम उसे उन्हें यूज करते हैं। हाउएवर दिस शुड नॉट गिव एन इम्प्रेशन इन योर माइंड दैट नॉन मेटल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ये लिखी गई है कि मेटल्स के यूजेस तो अभी जैसे हमने बता दिया, ज्वेलरीज बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, शीट्स बनाने में, फॉइल बनाने में, इन सारी चीजें में हम मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दिमाग में मत रखना कि हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखने वाले हो समथिंग अमेजिंग। We breathe in oxygen which is a non-metal and without it we would not be able to survive। मतलब जो सबसे important component है हमारी लाइफ की, ऑक्सीजन, यही तो है नॉन मेटल। मेटल के बिना तो रह भी लोगे, नॉन मेटल्स के बिना नहीं जिंदा रह पाओगे। ओके, सो कैन यू थिंक अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन की यूज ये है कि ये रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे ये हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स जो है ये सब के सब ऑक्सीजन से भी बने होते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी उनमें प्रेजेंट होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फायर नहीं लगेगा, यानी कि बर्निंग नहीं हो पाएगी, कंबशन नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। तो ये हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के बारे में देखा। तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है या फंक्शंस है कि वी use oxygen for breathing, important component of our body and supporter of burning। कार्बन के बारे में देखो क्या है, कार्बन is also essential in everyday life because it is the building block of all forms of life। जैसे अभी मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन से ही बना है। सिमिलरली फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब भी कार्बन से बने हुए। So it is the key component of proteins, fats and carbohydrate which are necessary for growth and energy। okay, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए। ओके, इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन प्रोटीन का भी कॉम्पोनेंट है, और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में नहीं हो, प्लांट की बॉडी में नहीं हो, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है फॉर ग्रोथ। ओके, एक और एग्जाम्पल में बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन नहीं होता ना, तो एक छोटी सी स्पार्क भी बड़े फायर का कॉज होती। मतलब ये है कि नाइट्रोजन फायर को कंट्रोल करता है, ठीक है, फायर को कंट्रोल करता है। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो एक छोटी सी स्पार्क में पूरी आग फैल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन शायद आपने नाम कभी सुना होगा। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन टैबलेट्स आते हैं जो अगर हम बकेट में 20 लीटर्स की बकेट में अगर डाल दें तो वो प्यूरिफाई होता है। या आपने ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन से ही बनता है। A solution of iodine is a non-metal is applied on wounds as an antiseptic। ठीक है, जो आपने सुना होगा टिंचर सॉल्यूशन सुना होगा, ठीक है, जो हम अपने वुंड्स में, अपने घाव में इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज आयोडीन। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन। इन सबके यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस इस इतनी सी लाइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड सोसाइटी में क्या गिवन है, चलो देख लो। Do you know that many metals and their alloys, that is mixture of two or more metals or non-metals। अब देखो what is alloy, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है alloys क्या होते हैं। तो alloys दो या दो से ज्यादा metals को मिला दो, या तो फिर metal को नॉन मेटल से मिला दो, तो ये alloy बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, स्टील। ठीक है, स्टील किससे बना है? स्टील आयरन से बना है, वेरी गुड, लोहे से बना है। लेकिन इसमें सिर्फ आयरन नहीं, अगर सिर्फ आयरन होता तो स्टील स्टील नहीं होता, स्टील तो आयरन होता। बट आयरन के साथ साथ इसमें कार्बन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि ये
एक एलॉय बन गया, क्योंकि हमने क्या लिया है, आयरन के साथ साथ एक नॉन मेटल लिया है, मेटल के साथ एक नॉन मेटल। ओके, अब देखो ये बताया गया है कि जो एलॉयज होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। ठीक है, बहुत सारे यूटेंसिल्स, बहुत सारे टूल्स हम एलॉयज से बनाते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। एलॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेटल्स के का मिक्सचर्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, some special metals are also used in atomic energy like zirconium, एरोस्पेस, टिटानियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे मेटल्स का नाम बताया गया है, एक है जिरकोनियम, दूसरी है टाइटेनियम। इन सबको यूज में किया जाता है एटॉमिक एनर्जी में या एरोस्पेस में। इन इंडिया मेनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज द वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पे वेस्ट की बात की जा रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, जहाँ पे ये कहा गया है कि आयरन एल्यूमिनियम को रिसाइकल करते हैं हम लोग, ताकि वो उसका वेस्ट कम हो। ठीक है, तो ये चैप्टर अब यहीं पे एंड होती है। आप चाहो तो पूरे पार्ट्स देख सकते हो, या फुल वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर मिलेगा इन वन शॉट। ओके, तो अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस जो है वो लेकर आऊँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।